दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने प्रस्तावना को पढ़ लिया, इसका मतलब आपने संविधान का परिचय पत्र पढ़ लिया। इसका मतलब आपने संविधान की आत्मा को पढ़ लिया। इसका मतलब संविधान की जन्म कुंडली को पढ़ लिया। तो इस संविधान की जो जन्म कुंडली है, संविधान की जो आत्मा है, संविधान का जो परिचय पत्र है, इसको पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, ये हमारे संविधान में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है। सबसे पहले ये कहें कि इस प्रस्तावना को हमने कहाँ से ग्रहण किया है, प्रस्तावना को हमने कहाँ से उठाया है, कहाँ से ग्रहण किया है। तो इस संबंध में हमारा उत्तर आता है अमेरिका का। प्रस्तावना को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। दूसरी बात ये कि प्रस्तावना जो भारत की जो प्रस्तावना है, भारत की प्रस्तावना की जो भाषा शैली है, इस भाषा शैली पर किस देश का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ उत्तर अमेरिका नहीं होके यहाँ उत्तर हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा। कहा जाता है और प्रश्न भी ऐसे बनता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमने किस देश से ग्रहण की है। तो यहाँ हमारा उत्तर आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है हमने अमेरिका से ग्रहण की है। लेकिन प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना पर किस देश का प्रभाव पड़ा है, प्रस्तावना की भाषा शैली पर किस देश का प्रभाव पड़ा है। अगर भाषा शैली की बात आए तो यहाँ अमेरिका उत्तर न होकर यहाँ हमारा उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अमेरिका को भी ध्यान में रखना है, हमें ऑस्ट्रेलिया को भी ध्यान में रखना है और हमें दोनों बातों का ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे बन सकता है और बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना का जो प्रावधान है, प्रस्तावना का प्रावधान, ये हमने प्रावधान ग्रहण किया है अमेरिका से। साथ में अगर ये पूछे कि प्रस्तावना की जो भाषा शैली है, प्रस्तावना की भाषा शैली, इस प्रस्तावना की भाषा शैली पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ा है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का जन्म कहाँ से हुआ, इस प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। ऐसा है कि आप अगर पढ़ाई करते हो, आप अगर तैयारी करते हो, तो आपका कोई न कोई उद्देश्य जरूर है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी कुछ न कुछ उद्देश्य है। आप पढ़ रहे हो तो आपका भी कुछ न कुछ उद्देश्य है। अगर कोई व्यक्ति खेती बाड़ी करता है तो उसका भी कुछ न कुछ उद्देश्य होता ऐसा है। इस प्रस्तावना की अगर जन्म की बात कही कि इसका जन्म कब हुआ था, आपको याद है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। इस 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसको हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ये 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था और संविधान सभा ने इसको पास किया था 22 जनवरी 1947 को। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम प्रस्तावना कहते हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना कहते हैं, इसीलिए इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना का भी दूसरा नाम है उद्देशिका। अगर पूछे कि इस उद्देशिका का जन्म कहाँ से हुआ, इस प्रस्तावना का जन्म कहाँ से हुआ, तो आपको याद रखना है संविधान सभा की तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई, उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास किया था। इसी को आगे चलकर उद्देशिका कहा गया और इसी को आगे चलकर प्रस्तावना कहा गया। लेकिन ये प्रश्न हमारा ये बनता है कि ये जो प्रस्तावना है, ये जो उद्देशिका है, इसको भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था। तो यहाँ प्रश्न 22 जनवरी 1947 न होकर 17 अक्टूबर 1949 होगा। तो कुछ बातों को यहाँ लिख लेते हैं, कुछ बातों को समझ लेते हैं।
एक प्रश्न ये भी उठता है कि प्रस्तावना के जनक किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना का जनक माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि प्रस्तावना का जो जन्म उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा के समक्ष रखा था। तो कुछ बातों को हम यहाँ लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ था। तो हम ये पढ़ते हैं प्रस्तावना का आधार। प्रस्तावना का आधार, और प्रस्तावना का आधार हमें पता चला कि संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक, और आपको पता है संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई उसमें एक प्रस्ताव रखा था, और यह प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव, यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पास किया या पारित किया। संविधान सभा ने पारित किया। अब ये बात है कि संविधान सभा ने इसको पारित करने का जो समय है वो है 22 जनवरी 1947 का। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया। प्रस्तावना उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, और ये हमने कहा कि इस पे आधारित होने के कारण इसे उद्देशिका भी कहा जाता है, इसे प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो हमने ये जाना, हमने जो कुछ बातों को यहाँ लिखा है वो ये है कि प्रस्तावना का जो प्रावधान है वो हमने किस देश से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो किस देश से ग्रहण की है या किस देश का प्रभाव पड़ता है? तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में कहें इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है संविधान सभा की तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस बैठक में क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। कोई बात नहीं, ये प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। इसी क्रम में कहा जाता है, तो हम आगे कुछ बातों को लिख लेते हैं कि ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, वो तिथि कौन सी है, वो उस तिथि के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस तिथि को इस उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान में लागू किया गया था। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना किस पर आधारित है? प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। चलो कोई बात नहीं, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका भी कहा जाता है। अच्छी बात है। इसी उद्देशिका को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। उद्देशिका को संविधान सभा ने
कब शामिल किया गया था? तो हमें यह लिखना है कि उद्देशिका को संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ था? लागू किया गया था। तो हम यह कह सकते हैं इस उद्देशिका को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब? तो वो तिथि हो जाएगी हमारा 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल किया। ये अब बनी बात कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको पारित तो 22 जनवरी 1947 को किया गया, लेकिन भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान में इसको शामिल करने की तिथि 17 अक्टूबर 1949 को है। यहाँ प्रस्तावना में 3-4 तिथि का जरूर जिक्र किया गया है। वो तिथि एक तो हो गई तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी तिथि उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने की 22 जनवरी 1947 को, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में लागू करने 17 अक्टूबर 1949 को। इसी क्रम में ये कहा जाता है कि प्रस्तावना का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। तो ये बात भी हमें पता होना चाहिए कि प्रस्तावना का जनक किसे माना जाता है? प्रस्तावना का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। नेहरू को माना जाता है। बनी बात कि प्रस्तावना का जो जनक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। अब अगर आप पढ़ते हो, मैंने ये कहा कि किसी न किसी का कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा उद्देश्य कुछ अलग है, आपका कुछ अलग है, किसी व्यक्ति का कुछ अलग है। हर व्यक्ति का जीवन में कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। लेकिन भारतीय संविधान में जो संविधान के जो निर्माता थे उनके क्या उद्देश्य थे, क्या प्रयोजन थे, उन्होंने संविधान का निर्माण क्यों किया गया था, किस अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान किया गया था, ये जो पूरी की जो समस्त जानकारियां हैं, इस जानकारियों के माध्यम से हमें चलता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं के विचार क्या थे, इनका उद्देश्य क्या था, इनका प्रयोजन क्या था, संविधान का निर्माण करने के पीछे कारण क्या था। ये समस्त जो उद्देश्य, प्रयोजन, विचार जो स्पष्ट होता है वो प्रस्तावना से होता है। आगे हम देखेंगे कि प्रस्तावना में उनके कौन कौन से विचारों का वर्णन किया गया है। तो ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में संविधान सभा के सदस्यों का विचारों का, उद्देश्यों का, प्रयोजनों को स्पष्ट करती है। तो प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के विचार आप पढ़ोगे। प्रस्तावना में आप क्या पढ़ोगे? प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के विचार, आप प्रस्तावना में पढ़ोगे संविधान निर्माताओं के विचार, प्रयोजन, उनके उद्देश्य, आदि का, संविधान निर्माताओं के विचार, प्रयोजन, उद्देश्य आदि के बारे में जानकारी मिलती है। आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपने ये पूरा का पूरा अगर प्रस्तावना के बारे में पढ़ लिया तो आपको एक जानकारी स्पष्ट होगी कि उनके निर्माण, संविधान के निर्माण करने के पीछे जो उद्देश्य था उनके बारे में जानकारी होगी आपको, उनके जो प्रयोजन थे उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, और उनके विचार थे उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। तो ये हमें जो जानकारी जो मिलती है प्रस्तावना से, उनके बारे में ये जो लिखा गया है। एक बार इसको देख लेते हैं कि प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये प्रश्न बन सकता है कि प्रस्तावना किस प्रस्ताव पर आधारित है? तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रस्तावना का जो आधार है
वो उद्देश्य प्रस्ताव को कहा जाता है, और उस उद्देश्य प्रस्ताव का ही उद्देशिका कहा जाता है, और उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। इस उद्देशिका को भारतीय संविधान सभा के द्वारा 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में शामिल किया गया था। एक तिथि आती है 17 अक्टूबर 1949 को। संविधान सभा ने ये कहा कि ये जो आपका जो उद्देश्य है, आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको भारतीय संविधान में लागू किया जाए। तो भारतीय संविधान जब बन रहा था तो इस तिथि को, इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ये जो तिथि है, ये तिथि ये दर्शाती है कि इस प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान में शामिल करने की तिथि 17 अक्टूबर 1949 है, और उद्देश्य प्रस्ताव को पास करने की तिथि 22 जनवरी 1947 है, और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष रखने की तिथि 13 दिसंबर 1946 है। ये जो 3-4 तिथि है, अगर ये आपको याद हो तो प्रस्तावना में तिथि से ये 2-3 ही प्रश्न बनते हैं। इसी क्रम में कहा जाता है कि हमने ये कहा, सबसे पहले हमने जो शुरुआती तौर पे बातचीत की थी कि प्रस्तावना के कुछ उपनाम भी हैं। जैसे किसी व्यक्ति का कोई उपनाम होता है, उसी प्रकार प्रस्तावना के कोई उपनाम है, उपनाम भी है, और भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसको कुछ उपनाम दिए भी हैं। दोनों भी बात है। हमने ये कहा कि इस समस्त आधारों को देखते हुए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आभूषण कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्पण कहा जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति का अगर आप दर्पण में वो मुंह देखकर उसके व्यक्तित्व का विवरण किया जाता है, जब किसी व्यक्ति का परिचय पत्र देख के उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसको हम लेते हैं, या किसी व्यक्ति के जो जन्म कुंडली को देखकर उसकी पूरी जीवनी को निकाला जाता है, उसी प्रकार अगर आपको प्रस्तावना समझ में आ गई तो इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी भारतीय संविधान की आत्मा को आपने समझ लिया, और आपको प्रस्तावना को समझ लिया तो इसका मतलब है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण क्यों किया गया था, और भारतीय संविधान के निर्माण करने के जो पीछे जो संविधान निर्माताओं के जो उद्देश्य थे उनको भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, समस्त आधारों को देखते हुए इन समस्त आधारों को देखते हुए, इन समस्त आधारों को देखते हुए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली, परिचय पत्र, आभूषण, जन्म कुंडली, परिचय पत्र, आभूषण, दर्पण आदि की संज्ञा दी जाती है। संज्ञा दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि ये जो भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा, परिचय पत्र किसने कहा, आभूषण किसने कहा, ये हमें आगे पता चलेगा। के.एम. मुंशी भारतीय इस संविधान के प्रस्तावना को जन्म कुंडली की संज्ञा दी। आभूषण की संज्ञा अलग व्यक्ति ने दी, परिचय पत्र की संज्ञा नानी पालकेवाला ने दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना महत्वपूर्ण है हम समझ सकते हैं कि इसको जन्म कुंडली की संज्ञा दी, इसको आभूषण की संज्ञा दी, इसको दर्पण की संज्ञा दी, इसको परिचय पत्र की संज्ञा दी। इसका मतलब ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में हम बातचीत करें। अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये उठता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं, क्योंकि इस सवाल से काफ़ी प्रश्न बने हुए, काफ़ी बनने की संभावना है। मैं अगर आपको पूछूं कि मुझे ये बताइए कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है, तो आपके दिमाग में दो प्रश्न आएंगे कि एक तो ऐसा विवाद है जिसमें भारतीय उच्च न्यायालय ने ये कहा, उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि ये संविधान का भाग नहीं है, और एक
विवाद में ये कहा गया कि ये भारतीय संविधान का भाग है। दूसरा मेरा प्रश्न ये आपसे ये है, क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ये ऐसे कुछ जो प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्न मौखिक रूप से हम बातचीत में लेते हैं, कुछ प्रश्नों को ऐसे मौखिक रूप से अपने विचारों को आदान प्रदान करने के माध्यम से भी बताए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रश्न किस प्रकार का बना है या प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है उसको अपने बोर्ड पर लिखना जरूरी है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं, उनको मैंने आपको मौखिक रूप से बता दिया है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। मेरा प्रश्न ये है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है, लेकिन क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। वो ऐसा कि 1960 में बेरुवारी वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बेरुवारी वाद 1960 में तो यह कह दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने अपने थूकर चाट लिया वापस, कि उन्होंने ये कहा, पहले तो कहा कि भाग नहीं है, फिर कहते हैं भाग है, फिर कहते हैं भाग है या नहीं है, संशोधन करें या नहीं कहें। अपने को उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली पर ध्यान नहीं देना है। कार्यप्रणाली उच्चतम न्यायालय की सर्वोपरि है, विचारणीय है, उन पे योग्य है, सब कुछ है। हमें उस पर जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसको ध्यान में रखना है। हमें यह याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय ने बेरुवारी वाद 1960 में तो ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद 1973 में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो प्रश्न बना कैसे? प्रश्न ये बना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये किस वाद में कहा गया? तो बेरुवारी वाद में कहा गया, क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये किस वाद में कहा गया? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग भी है, उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ये भी प्रश्न बना था, तो उसमें उत्तर माना गया था केशवानंद भारती वाद। चलो कोई बात नहीं, तो ये कुछ बातें लिख लेते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, अगर संशोधन हुआ है तो कितनी बार हुआ है, उसमें क्या क्या जोड़ा गया था, क्या क्या घटाया गया था। तो हम एक काम करते हैं, कुछ बातों को हम यहाँ लिख लेते हैं। बेरुवारी वाद 1960 में निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो कौन से वाद में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, भाग है तथा उसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इस क्रम से हमें पता चल गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बात तो बेरुवारी वाद में कहा गया, और प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, ये केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद में कहा गया। अब हमें कुछ बातों को एक बार पुनः नोट कर लेते हैं कि प्रस्तावना, इन समस्त आधारों को देखते हुए हमें दो बात की पता चला कि एक तो प्रस्तावना को जन्म कुंडली की संज्ञा दी गई है, परिचय पत्र की संज्ञा दी गई है, आभूषण की संज्ञा दी गई है, दर्पण की संज्ञा दी गई है, और ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है बेरुवारी वाद, और भाग है केशवानंद वर्सेस केरल राज्यवाद में ये कहा गया।
तो अब यह है कि उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, प्रस्तावना संविधान का भाग भी है। तो अब ये देखते हैं कि इसमें संशोधन कितनी बार किया गया, क्योंकि प्रश्न ऐसे यही पूछा गया था कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, और आज तक अभी तक वर्तमान समय तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रश्न यह बना था कि वर्तमान समय तक या ऐसे भी बना हुआ है कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है। तो इसका उत्तर यह है कि प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है। ये याद रखना है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। दूसरी बात याद रखनी है कि मैंने आपको कई बार बता दिया कि संविधान में कुछ घटाना है या कुछ जोड़ना है तो संविधान में किया जाता है संशोधन। तो प्रस्तावना में अगर कुछ जोड़ा गया तो क्या संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया या ऐसे ही जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। अब उस समय 42वां संविधान संशोधन इंदिरा जी के समय की कहानी है, और इंदिरा जी तो इतनी पावरफुल थी और इतने उनके निर्णय लेने की जो क्षमता थी कि वो बिना संशोधन ही कुछ जोड़ सकती है। तो ऐसे तो ये मजाक की बात है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। एक को कहते हैं हम समाजवाद, एक को कहते हैं हम पंथ निरपेक्षता, एक को कहते हैं हम अखंडता। तो हम ये कहते हैं प्रस्तावना में अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, और वो एक बार जो संशोधन किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है यह 1976 में हुआ था, और ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा अपने, कौन हो जाएगा प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी के समय 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और 42वें संविधान संशोधन डॉक्टर सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। डॉक्टर सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ, और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें प्रस्तावना में कुछ जोड़ा गया था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये कहते हैं प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ, एक बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया। चलो कोई बात नहीं, एक बार किया गया। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने संशोधन कर दिया तो संविधान में आपने प्रस्तावना में जोड़ा क्या? तो प्रस्तावना में इस संशोधन के माध्यम से 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। शब्दों को जोड़ा गया। 3 शब्द कौन कौन से? एक का नाम है समाजवाद, एक का नाम है पंथ निरपेक्षता, एक का नाम है अखंडता। अब प्रश्न ये बनता है कि 42वें से अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार हुआ है। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ध्यान देने वाली बात यह है, जिस समय संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय H.V. कामत नाम का एक व्यक्ति था जो संविधान सभा का सदस्य था। उसने ये कहा था उस समय कि अपने संविधान में
समाजवाद शब्द को जोड़ा जाए, लेकिन उस समय उनकी बात को महत्व नहीं दिया गया था और उस समय संविधान में अपने नाम ये नहीं जोड़ा समाजवाद। एक संविधान सभा का सदस्य था, उसका नाम था बृजेश्वर प्रसाद। उस समय बृजेश्वर प्रसाद ने भी ये कहा कि संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा जाए, लेकिन तत्कालीन समय उस समय बृजेश्वर प्रसाद के इस विचार को महत्व नहीं दिया गया था। तो हमें ये दो बात याद रखनी है कि संविधान में समाजवाद जोड़ने का नाम किसने लिया। समाजवाद जोड़ने का नाम एच.वी. कामत ने कहा कि समाजवाद जोड़ो। संविधान में पंथ निरपेक्षता के लिए कहा था बृजेश्वर प्रसाद। कौन सा ईश्वर प्रसाद? बृजेश्वर प्रसाद। इसका मतलब ये हुआ था कि एच.वी. कामत ने कहा कि समाजवाद शब्द को जोड़ो और बृजेश्वर प्रसाद ने कहा कि पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ो। लेकिन उस समय ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने अपनी बात को, अपने विचारों को रखा, लेकिन हो सकता है कि उस समय उनके विचारों का महत्व नहीं दिया गया हो। अब हम इसी क्रम में बातचीत करें कि अपने ये जो प्रस्तावना का जब निर्माण किया गया, इसके पीछे जो उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं कि इस जो प्रस्तावना का जो निर्माण किया गया था, तो सरकार के इसके पीछे क्या क्या उद्देश्य थे, तो उन उद्देश्यों को लेकर एक बार हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया। ये प्रश्न पूछा गया है एक बार। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कितने नए शब्दों को जोड़ा गया था? 3 को। पंथ निरपेक्षता, समाजवाद व अखंडता। समाजवाद को उस समय संविधान में जोड़ने के लिए किसने राय दी थी? एच.वी. कामत ने। और पंथ निरपेक्षता के बारे में कहा था बृजेश्वर प्रसाद ने। तो ये हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं कि इसके माध्यम से कहा गया कि संविधान में ये जो नए शब्द जोड़े गए थे एक संशोधन के माध्यम से, वह कौन कौन से हैं। अब हम पढ़ेंगे सरकार के उद्देश्य कि प्रस्तावना को बनाने, उद्देश्य प्रस्ताव को लागू करने, उनके पीछे सरकार के क्या क्या उद्देश्य थे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम यह पढ़ेंगे सरकार के उद्देश्य। सरकार के उद्देश्य सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें व्यक्ति को 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। इस प्रस्तावना में सरकार ने व्यक्ति के 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया है। एक को कहते हैं सामाजिक न्याय, एक को कहते हैं आर्थिक न्याय, एक को कहते हैं राजनीतिक न्याय। इन तीनों प्रकार के न्यायों के बारे में चर्चा की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ये जो न्याय है ये सब तो हम ये कह सकते हैं ये इस तीनों न्यायों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में भी उल्लेखित किया गया है। तो हम ये लिख देते हैं इसमें मतलब प्रस्तावना में इसमें प्रस्तावना लिख लेते हैं। प्रस्तावना में व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्ति के प्रस्तावना में व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, प्रस्तावना में व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। न्याय का उल्लेख किया गया है और इन तीनों न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान, तीनों न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में व्यक्ति के 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया। एक न्याय था राजनीतिक न्याय, एक था आर्थिक न्याय, एक था सामाजिक न्याय। इन तीनों प्रकार के व्यक्ति के न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है और इन तीनों न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में भी किया गया है।
अब ये 3 प्रकार के जो न्याय है, ये एक तो हमें 38 में, अनुच्छेद 38 में मिलेंगे, एक आपको प्रस्तावना में मिलेंगे। इसी क्रम में अब दूसरी बात कही स्वतंत्रता के बारे में, तो प्रस्तावना में व्यक्ति की 5 प्रकार की स्वतंत्रता को लेकर भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, इनकी जो स्वतंत्रता है ये भी व्यक्ति को प्रदान की जाएगी, दी जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि हमें यहाँ नंबर 2 पे सरकार के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो व्यक्ति को न्याय प्रदान करना, दूसरा व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करना। और कितनी स्वतंत्रता? 5। इसमें व्यक्ति की 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो ये हमारी हो जाएगी 5 प्रकार की। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। व्यक्ति के पास में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है इसका प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि स्वतंत्रता के बारे में तो पहले भी हमने कहीं आसपास सुना है, आपने कहाँ सुना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल की गई है। और धर्म की जो स्वतंत्रता है ये स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में शामिल की गई है। तो हमें ये भी याद रखना है कि विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, और धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में। इस चीज़ का भी जो स्वतंत्रता के बारे में, न्याय के बारे में जो जानकारी मिलती है ये हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। और क्या मिलती है? एक बंधुत्व के बारे में भी जानकारी मिलती है। नंबर 3 पे हमारा हो जाएगा बंधुत्व, भाईचारा। तो ये जो कुछ बातें हैं जो आपने नोट की है, जो मैंने बताई है, ये बातें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल की गई है। तो एक बार मोटा मोटी रूप से देख लेते हैं सरकार के क्या क्या उद्देश्य हैं। एक तो व्यक्ति को न्याय प्रदान करना, और व्यक्ति को 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और तीनों प्रकार के जो न्याय है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में शामिल किया गया है। व्यक्ति को 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है कि आपको विचार रखने की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। एक हमारे सरकार के उद्देश्य हुआ है बंधुत्व का। ये आपने मोटा मोटी रूप से सरकार के उद्देश्य को पढ़ा है। इसी क्रम में इसमें एक और जानकारी मिलती है, संविधान लागू होने की तिथि के बारे में जानकारी भी मिलती है। प्रस्तावना को जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि इस भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, कि 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमने 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, और शेष रहे अनुच्छेदों को हमने कब लागू किया था? शेष रहे अनुच्छेद व भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी क्रम में अगर ऐसे भी बन सकता है प्रश्न कि भारतीय संविधान के जो लागू होने की तिथि है उसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो उत्तर होना चाहिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 यह कहता है कि 16 अनुच्छेदों को तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया जाएगा, शेष अनुच्छेद व शेष भारतीय संविधान लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब जो मोटा मोटी रूप से मैं जो कह रहा हूँ वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो प्रस्तावना में किया गया है। और प्रस्तावना में कौन सी तिथि का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान लागू होने की तिथि। और इस संबंध में जानकारी जो मिलती है वो ये मिलती है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था।
तो संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख, तो हम इसी क्रम में लिख लेते हैं संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख। अब इसमें लिख लेते हैं भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अनुच्छेद 394 में के अनुसार 16 अनुच्छेद को छोड़कर शेष भारतीय संविधान भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा और हम 26 नवंबर को संविधान दिवस विधि दिवस मनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि का जो उल्लेख है वो प्रस्तावना में किया गया है। उसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि है 26 नवंबर 1949 को। इस दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिससे देश को एक बार चलाया जा सकता है। उन 16 अनुच्छेदों को तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया, शेष रहे अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका मतलब यह हुआ ये जो शेष रहे अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इस तिथि ये जो जानकारी है अनुच्छेद 394 में मिलती है। अनुच्छेद 394 यह कहता है कि भारतीय संविधान के शेष जो अनुच्छेद है, शेष जो संविधान है, इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान में विधि दिवस, भारतीय अभी जो विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। इसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे कि जो आपका जो हमारा जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर 3 क्रांतियों का भी प्रभाव पड़ा है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ 1-2 बातों को और भी ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किन किन क्रांतियों का प्रभाव पड़ा है। यहाँ से प्रश्न बना है तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं। तो इसमें हमें याद रखना है कि जो भारतीय संविधान है, इसकी प्रस्तावना पर 3 क्रांतियों का प्रभाव पड़ा है। एक क्रांति हो जाएगी आपकी रूसी क्रांति। एक नंबर 2 पे जो क्रांति हो जाएगी, इस क्रांति का नाम है अमेरिका की क्रांति। एक जो क्रांति है ये हो जाएगी फ्रांस की क्रांति। इन 3 को मद्देनजर रखते हुए हमें ये याद रखना है कि किस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। रूस की क्रांति के बारे में अगर बात रखें तो रूस की क्रांति से हमें न्याय के बारे में जानकारी मिलती है। रूस की क्रांति से भारतीय प्रस्तावना पर क्या प्रभाव पड़ा? न्याय के बारे में पड़ा। अमेरिकी क्रांति से व्यक्तिगत व राजनीतिक स्वतंत्रता। आप व्यक्तिगत व राजनीतिक स्वतंत्रता है वो किस क्रांति से ग्रहण किया है या किस क्रांति का प्रभाव पड़ा है? तो इसमें हो जाएगा अमेरिका। फ्रांस की क्रांति से समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व। आप समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये जो 3 नाम देखते हो, तीनों नामों के बारे में जो आप पढ़ते हो, ये हमने फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किया है। तो 3 क्रांति हो गई। रूसी क्रांति से हमने न्याय के बारे में जानकारी ली है। अमेरिकी क्रांति से व्यक्तिगत व राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में जानकारी ली है। फ्रांस की क्रांति से समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के बारे में जानकारी ली है। इसको एक बार विस्तार पूर्वक एक बार और देख लेते हैं। संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में।
कब लागू किया गया था? 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। शेष रहे अनुच्छेदों के बारे में अनुच्छेद 394 ये कहता है कि शेष जो 16 अनुच्छेदों को छोड़कर शेष जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। और इस प्रस्तावना पर 3 क्रांतियों का प्रभाव पड़ा है। रूसी क्रांति से हमने न्याय ग्रहण किया है, अमेरिकी क्रांति से व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतंत्रता का जानकारी ली है, फ्रांस की क्रांति समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के बारे में जानकारी ली है। अब ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को लेकर कुछ व्यक्तियों का, संविधान निर्माताओं का कुछ कथन है, उन कथनों के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। ये तीनों जो मैं कथन लिखवाऊंगा, तीनों कथनों में तीनों प्रश्न पत्र में आया हुआ है। मैंने भी यह प्रश्न पत्र से उठा के आपको बताया है। एक मैंने आपको कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। ये संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी ने कहा था। के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान सभा की जन्म कुंडली है। तो हम यह लिखेंगे के.एम. मुंशी ये कहते हैं प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। प्रश्न ऐसे पूछा गया था, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये कथन किसने कहा था, ये कथन किसने दिया था? तो आपको याद रखना है के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये कहा था नानी पालकीवाला ने। ये नानी के बारे में भी लिख लेते हैं, नानी पालकीवाला। और नानी पालकीवाला कहते हैं प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। इसी क्रम में अगर कहा जाता है कि ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है और प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। तो हम ये लिखते हैं ठाकुरदास भार्गव। ये कहते हैं प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण व महत्वपूर्ण भाग है। ये 3 कथन है जो संविधान सभा के सदस्यों ने दिए थे और ये तीनों कथन इतने महत्वपूर्ण है कि प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। तो आपको भी याद रखना है, ये याद रखना है कि के.एम. मुंशी ने क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। नानी पालकीवाला कहते हैं प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ठाकुरदास भार्गव कहते हैं प्रस्तावना संविधान की आत्मा भी है, आभूषण भी है और महत्वपूर्ण भाग भी है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तावना के बारे में जो जानकारियां जो मिलती है वो ये मिलती है कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है और जिसके माध्यम से हमें ये जानकारियां उपलब्ध होती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमें याद यह रखना है कि अगर आपने प्रस्तावना को पढ़ लिया, अगर आपने प्रस्तावना को पढ़ लिया तो इसका मतलब आपने संविधान की आत्मा को पढ़ लिया। अगर आपने प्रस्तावना को पढ़ लिया तो इसका मतलब कि संविधान का परिचय पत्र पढ़ लिया। जिस प्रकार एक परिचय पत्र को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति कैसा है, किस पद पे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रस्तावना को पढ़ोगे तो आपको ये लग जाएगा कि संविधान का निर्माण क्यों किया गया था, निर्माण करने वाले सदस्यों के क्या क्या उद्देश्य थे, क्या क्या प्रयोजन थे। ये जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है ये मिलती है प्रस्तावना से। इसलिए प्रस्तावना को जन्म कुंडली की संज्ञा दी की है मुंशी ने, प्रस्तावना का परिचय पत्र कहा नानी पालकीवाला ने और प्रस्तावना को आभूषण, प्रस्तावना को महत्वपूर्ण भाग और प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी ठाकुरदास भार्गव ने। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रस्तावना टॉपिक को पूरा किया है। मैंने पूरी कोशिश करके ये पढ़ाया आपको कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो, अगर मेरी क्लास ये आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी के सने आशीर्वाद से ही ये कक्षा संचालित हो रही है। मैं विष्णु चरण अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। समय के अभाव को देखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।